नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। लगता है कि इजराइल सोनिया गांधी की अपील मानने को तैयार नहीं। गांधी परिवार के दबाव की वजह से और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की ललक में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा जरूर कर दी अपनी तरफ से, मगर इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को जवाब देने के आदेश दिए हैं अपनी सेना को। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने सीज फायर की सहमति के बाद भी हमले किए। हालांकि ईरान ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। बाकी इजराइल ईरान के बीच सीज फायर का जो खाका है वह 24 घंटों का है और सीज फायर होने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। बियॉन्ड बॉर्डर्स के रविवार के अंक में पहले ही बताया गया था कि मंगलवार से बुधवार तक ईरान इजराइल के बीच आम सहमति बन जाएगी। तो आज के एपिसोड में इजराइल ईरान के विवाद में अब आगे क्या होगा, इस पे बात होगी। खामनेई का क्या होगा, ईरान का क्या होगा और 12 दिनों तक चली जंग में सबसे बड़ा विजेता बन के कौन निकला, इस पे बात होगी। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे, अपनी राय भी जरूर देंगे। दोस्तों, इजराइल ईरान की जंग में गजब का ड्रामा चल रहा, इसे ईरानियों को जरूर देखना चाहिए। ईरान में अमेरिका और इजराइल पर जीत का जश्न मना रहे ईरानियों को तो जरूर देखना चाहिए कि इजराइल ने सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ईरान पर जोरदार हमलों का आदेश क्या दिया। ईरानी कहने लगे कि अरे हमने तो कोई हमला नहीं किया, इजराइल झूठ बोल रहा। यह होता है डर, असली खौफ यह होता है। बाकी सीज फायर को लेकर जो चीजें अब तक सामने आई हैं उसमें सब कुछ म्यूचुअल नजर आ रहा। ईरान की पहल पर कतर पहले से ही मध्यस्थता कर रहा था, उसी ने बात बनवाई। इजराइल ने अपना पहला मकसद पूरा होने के बाद अपनी तरफ से ईरानी अहंकार की तुष्टि के लिए सीज फायर की पेशकश भी कर दी थी पहले ही। इसके बाद नोबेल पर दावे को और मजबूत बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आती है। आपने देखा होगा, ट्रंप को शांति का नोबेल चाहिए, लेकिन असल में यह समझौता वैसे नहीं हुआ जैसे बताया जा रहा। इसकी जमीन असल में क्रेमलिन में तैयार हुई। असल में इस जंग का क्लाइमेक्स क्रेमलिन की दीवारों के पीछे रचा गया और इसी में छिपी है ईरान के भविष्य, खामनेई के भविष्य, मिडिल ईस्ट के भविष्य की तमाम कड़ियां। आप मुझसे कहें कि ईरान इजराइल की जंग का हीरो कौन है, तो मैं कहूंगा कि वह पुतिन है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, ईरान में दो तरह की सत्ताएं हैं। एक तो सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला खामनेई की सर्वोच्च सत्ता है, जिसकी जवाबदेही ईरानी जनता के प्रति बिल्कुल नहीं। खामनेई की असल जवाबदेही इस्लाम के प्रति है। वह इस्लाम जो उनके साथ सेकंड भर भी खड़ा नजर नहीं आ रहा। खामनेई को लगता है कि इस्लाम का टैबलेट खिलाकर वे ईरान में सवाल करने वाले बहुत सारे जो मुंह हैं उनको बंद कर देंगे। कहने को ईरान में संविधान है, संसद है, अदालत है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इन सब पे सुप्रीम लीडर यानी खामनेई की सत्ता का कंट्रोल है। दूसरी सत्ता किनकी है? उनकी है जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो संसद में पहुंचते हैं, जिनकी जवाबदेही असल में सीधे जनता के प्रति होती है। लेकिन इन्हें भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ संविधान में ताकत जरूर मिलती है, मगर वो सारी बातें लिखावटी हैं। हकीकत में ये सारे लोग, ये सारी संस्थाएं ईरान में सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला खुमैनी का रबर स्टैंप भर हैं। 12 दिनों की जंग में दोस्तों जनप्रतिनिधियों पर भारी दबाव दिख रहा। जमीन की हकीकत उन्हें बेहतर पता है और जमीन की तमाम हकीकतों से उन्हें रोज दो चार होना पड़ रहा। वे जंग के नतीजे को रोज बेहतर समझ रहे हैं और इसी चैनल से लगातार सीज फायर के प्रयास और खामनेई को एक बीच के रास्ते पर लाने के प्रयास हो रहे थे। अमेरिकी बॉम्बर्स के आने से पहले तक खामनेई को उम्मीद थी कि अमेरिका इजराइल से निर्णायक जंग में पूरी दुनिया के मुसलमान विद्रोह कर देंगे अपने देशों में और मजबूरन उन तमाम देशों को ईरान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैदान में अमेरिका के कूदने के बाद ईरान के पास आखिरी विकल्प सिर्फ रूस का बचा था। चीन तो इस तरह के पचड़ों में सीधे कूदता नहीं,
उसकी फितरत पीछे से मदद देने की होती है। आपको पीछे से जितनी मदद चाहिए चीन मुहैया करवाएगा, लेकिन सामने नहीं आएगा। आप देखिए, जब अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान पर हमले किए, उसके ठीक बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची भागकर रूस में पुतिन से मिलने पहुंचते हैं। इस मीटिंग में पुतिन ने अपना रुख साफ बता दिया ईरान को। पुतिन ने क्या बताया? पुतिन ने बताया, एक तो मैं खुद यूक्रेन से जंग में हूं, तो मेरे लिए किसी नए मोर्चे पर आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, आपके परमाणु ताकत बनने से मुझे भी परेशानी है, इसलिए कि आपका मकसद ठीक नहीं, जिसके बारे में मैंने बार बार आपको समझाया भी। 7 अक्टूबर को आपने जो कुछ इजराइल पर किया वह किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा पुतिन ने ईरान को समझाया। और तीसरा, इजराइल में हमारे अपने लोग रहते हैं, करीब करीब 20 लाख जो रूसी बोलते हैं। हमारे अपने यहां बहुत सारे यहूदी हैं, तो मैं अपने लोगों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, पुतिन ने ईरान से कहा। और चौथी बात क्या निकल करके आई उस मीटिंग में? यह कि आपकी यानी ईरान की सुरक्षा के लिए हमने कोई समझौता नहीं किया, हम बाध्य नहीं। हमारे आपके रिश्ते रणनीतिक और कूटनीतिक हैं। मुझे आप लोगों की तरह उड़ता तीर लेने की बीमारी नहीं, जैसे आप लोगों ने मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन का उड़ता तीर ले लिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में अपना रुख साफ कर दिया था। रूस में ब्रिक्स की बैठक के दौरान एक एपिसोड को लेकर इस बात पर दोस्तों आपके साथ चर्चा हो चुकी है कि कैसे भारतीय चैनल से इजराइल, रूस और यूएई जैसे अरब देशों के साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ एक सकारात्मक मोर्चा बनाने के प्रयास में है, जो दुनिया के हित में हो। अमेरिका से सब आजीज हैं, तमाम अपने पड़ोसियों से घृणा या मजबूरी में उनके साथ हैं। खैर, रूसी दौरे के बाद जो विदेश मंत्री का हुआ, खामनेई पर ईरान के जनप्रतिनिधियों का, ईरान की संसद का दबाव बढ़ गया था, क्योंकि अमेरिका के कूदने के बाद इस्लाम के नाम पर ईरान के आगे बढ़ने का मतलब था जंग में कि सिर्फ ईरान की बर्बादी होती और उसकी कीमत सिर्फ ईरान चुकाता। बाकी लोग तो कारोबारी डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ। कहने को खामनेई कुछ भी कहें कि हम सरेंडर नहीं करते, मगर उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं बचा था। अब ईरान में खेल सीज फायर के बाद शुरू होगा। ईरान में अब सवाल होगा कि आखिर किस ताकत और किसके लिए खामनेई पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं। ईरान को क्या हासिल हुआ? ईरान की सर्वोच्च संस्था और जनप्रतिनिधियों की सत्ता के बीच एक दरार दिख रही होगी आपको, और कहीं ना कहीं एक चिंगारी है जिसकी बुनियाद पर ईरान में खामनेई के रिजिम चेंज के दावे बार बार किए जा रहे हैं। खामनेई को अब अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा, उन्हें अपनी हत्या की आशंका है। वे कहां छिप गए हैं, ईरान की संसद, उसके प्रेसिडेंट और यहां तक कि ईरानी सेना के बड़े बड़े अफसरों को भी नहीं मालूम। जो खामनेई के करीबी हैं उन्हें भी नहीं मालूम। रिपोर्ट्स हैं इस बारे में, और इन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा कि 86 साल के खामनेई का किसी पर भरोसा नहीं। खामनेई की सुरक्षा अब एक गुप्त सुरक्षा इकाई कर रही, 24 घंटे सुरक्षा की जा रही। खामनेई बंकर में है, जमीन पर है, शहर में है, गांव में है, या ईरान छोड़कर कहीं भाग चुके, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। चूंकि इजराइल ने खामनेई के शासन को उखाड़ फेंकने की मंशा पहले से ही जाहिर की है, तो तमाम चीजों को समझा जा सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि खामनेई को हटाने से हमेशा हमेशा के लिए संघर्ष खत्म हो सकता है। मत भूलिए कि परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद पहला लक्ष्य पूरा होने के बाद नेतन्याहू वेस्टर्न वॉल गए और वहां एक दूसरी पर्ची उन्होंने दीवार में खोसी। ईरान पर हमले से 10 दिन पहले भी वे वेस्टर्न वॉल गए थे और वहां उन्होंने एक पर्ची खोसी थी, एक कसम ली थी। तो नेतन्याहू का दूसरा लक्ष्य खामनेई हो सकते हैं, जैसा कि सीज फायर को लेकर के वीडियो में शुरू में कहा गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो खामनेई को आधुनिक हिटलर करार दिया हुआ है।
सऊदी के प्रिंस बहुत पहले ही खामनेई को हिटलर बता चुके हैं और उनकी मौजूदगी को मिडिल ईस्ट की शांति में सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। तो अब ईरान के अंदरूनी हालात गंभीर होंगे। खामनेई की ताकत को सीमित करने के प्रयास दिख सकते हैं ईरान में, जो ईरान के लिए लंबे वक्त तक शांति से रहने की गारंटी होगा। क्योंकि सिर्फ इजराइल या सऊदी जैसे देश ही नहीं, ट्रंप भी मानते हैं कि खामनेई रिजिम को बदलना चाहिए या जरूरी है। ईरान में अंदरूनी राजनीतिक घटनाक्रम 12 दिनों की जंग के बाद दोस्तों निश्चित ही तेज होंगे। इस्लामिक क्रांति में सत्ता गंवाने वाले शाह के उत्तराधिकारी भी सक्रिय दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खामनेई सत्ता के अंत की मांग की जा रही, उन्होंने की ऐसी मांग। दूसरे कई समूह भी ईरान में खामनेई के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। खामनेई ने अपने बाद भी ईरानी सत्ता पर मुल्ला पकड़ बनाए रखने के लिए 3 उत्तराधिकारियों के नाम की घोषणा की है और इस एक चीज ने भी ईरान में जो तमाम राजनीतिक ताकतें हैं उनको एक संदेश दिया है कि अब बहुत हुआ। तमाम संकेत खामनेई रिजिम के खात्मे का इशारा कर रहे साफ साफ। अब सवाल है कि यह सब ईरान के अपने अंदरूनी ढांचे के तहत होगा या फिर मोसाद के किसी ऑपरेशन के तहत। जहां तक बात इस पूरे जंग में हासिल की है तो गंवाया सिर्फ ईरान ने है, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिला है। अमेरिका ने भी काफी कुछ गंवाया है, मगर अमेरिका को तात्कालिक रूप से फायदा मिला। बाकी सबको जो भी मोर्चे थे सबको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। इजराइल ने अपने लक्ष्य हासिल किए। ईरान के कमजोर पड़ने से अरब देशों को भी बहुत कुछ हासिल हुआ। अमेरिका ने जिस तरह देरी की इजराइल के साथ आने में, उसका रवैया जिस तरह मुनाफे वाला रहा, रूस को यहां पैर जमाने में मदद मिल सकती है। अरब देशों में सुरक्षा के लिए हथियारों की मांग और ज्यादा बढ़ जाएगी। हथियार उत्पादक देशों को इससे फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।